नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास जो है उसमें सबसे पहले दिया गया है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्भव एवं विकास, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्भव एवं विकास को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। विश्व की भाषाओं की विद्वानों ने समझने के लिए विद्वानों ने समझने के लिए अलग अलग प्रकार वर्गीकरण किया है। तो 13 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 13 भाषा परिवार हैं, जिनमें लगभग 3000 भाषाएं हैं। वर्गीकरण देखते हैं मित्रों। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। तो आकृतिक मूलक वर्गीकरण में वाक्य रचना, रूप, पद के आधार पर सर्वप्रथम प्रो श्लेगल ने वर्गीकरण किया था। किसने? श्लेगल ने। अब आकृति मूलक में यहाँ ऊपर देखें हम मित्रों कि विद्वानों ने 2 वर्गीकरण किए हैं, एक आकृति के अनुसार, एक परिवार के अनुसार। आकृति में वाक्य रचना, रूप, पद के आधार पर श्लेगर ने वर्गीकरण किया था। और आकृति मूलक वर्गीकरण में देखते हैं इसके 2 प्रकार है, अयोगात्मक, योगात्मक। तो अयोगात्मक में स्वतंत्र शब्दात्मक, भाषा, प्रकृति व प्रत्यय का कोई संयोग नहीं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबद्ध तत्व का संयोग होता है। योगात्मक भाषा को 3 भेदों में बांटा गया है। देखो मित्रों, आकृति मूलक वर्गीकरण को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक, योगात्मक। उसके बाद योगात्मक को 3 भेद में बताया गया। कितने? 3 भेदों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट में पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट में संयोगात्मक, योगात्मक। इसमें क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा। प्रश्लिष्ट में है पूर्व प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट, समास प्रधान है। तो पारिवारिक वर्गीकरण, सबसे पहले हम किसको देखें? ये आकृति मूलक वर्गीकरण, जो भाषाओं को यहाँ पे देखे थे 2 वर्गीकरण बांटा गया है, आकृति और पारिवारिक। तो आकृति में हम कौन कौन से देखें? 2, अयोगात्मक और योगात्मक। फिर हम पुनः क्या देखें? योगात्मक के 3 भेद देखें, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। फिर अब आता है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण में भारोपी परिवार, इसको 2 भागों में बांटा गया है, सतम, केतुम। सतम में भारत ईरानी शाखा, उसके 3 भाग हैं, भारतीय आर्य भाषा, दरद ईरानी। उत्तरी भारतीय आर्य भाषा में उत्तरी भारत तथा दक्षिणी, उत्तरी भारत आर्य भाषा, दक्षिणी भारत द्रविड़। अब देखते हैं मित्रों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसमें क्या है? 2 भाग में वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। ये कौन से समय तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। याद रखिएगा मित्रों, वैदिक संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 21वीं से 500 ईसा, फिर अपभ्रंश है 500 से 1000 ईस्वी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 से अब तक। हमने कौन कौन से देखा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक। तो प्राचीन भारतीय कितने प्रकार के? वैदिक और लौकिक 2 प्रकार के हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कितने भागों में बांटा गया है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में। उनके समय याद रखिएगा मित्रों। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक है। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यहाँ हम देखे हुए हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब इसका हम डीपली अध्ययन करेंगे। इसमें है वैदिक संस्कृत। अब उसके इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। इसे वैदिक छंदस भी कहते हैं। वेदों और उपनिषदों की रचना इसी में हुई है। किसकी मित्रों? वेदों और उपनिषदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण, सामवेद में संगीत का ज्ञान, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं उनको वैदिक संस्कृत में लिया गया है।
ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। इस काल में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना हुई थी। इसमें 52 ध्वनियाँ प्रचलित है। कितने मित्रों? 52। अब लौकिक संस्कृत को देखते हैं। रामायण, महाभारत आदि की रचना किसमें हुई है? लौकिक संस्कृत में। ये भाषा भी क्या थी? योगात्मक थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाई। इसमें 48 ध्वनियाँ थी, 4 ध्वनियाँ लोप थी। और लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ और लौकिक संस्कृत में 48। याद रखिएगा। अब देखते हैं, हमने पहले अब देख लिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें वैदिक और लौकिक। अब देखते हैं मध्यकालीन में पाली भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा में। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी भाषा है मित्रों? बौद्ध धर्म की भाषा है। इस भाषा में के अंतर्गत बौद्ध धर्म की ग्रंथों की रचना हुई है। इसे प्रथम प्राकृत कहा जाता है। तो पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा जाना जाता है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों की रचना प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भाषा में हुई है। देखते हैं कौन कौन से त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम्य पिटक। त्रिपिटक का अर्थ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक, इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। इसके पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। और विनय पिटक को देखते हैं, इसमें संघ संचालन के लिए बताए गए नियम तथा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अधीम्य पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भाषाओं का प्रचार भारतीय, बर्मा, तिब्बत और चीनी में किया गया है। पाली भाषा के अंतर्गत 3 व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई है। कच्चान व्याकरण, म्लान व्याकरण, सदनीति व्याकरण। हमने पाली भाषा देखा प्रथम, जिसे प्रथम प्राकृत भाषा कहा गया है। इसमें त्रिपिटक को देखा, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधीम्य पिटक। अब देखते हैं द्वितीय प्राकृत भाषा। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। ये पंडितों की भाषा नहीं थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, यह जैन धर्म की भाषा है। जो हमने देखा मित्रों कि जो प्रथम प्राकृत है अर्थात पाली भाषा वो बौद्ध धर्मों की भाषा है। यहाँ पे दिखा गया है ना, बौद्ध धर्म की भाषा। जो प्राकृत है, द्वितीय प्राकृत, वो क्या है? किसकी है? जैन धर्मों की भाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जन भाषा है। इसका अर्थ है पहले से बनी हुई है। प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वरुचि में आता है। इनका व्याकरण नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। याद रखिएगा, प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम किसने? वरुचि ने 7वीं शताब्दी में। क्या व्याकरण का नाम क्या था? प्राकृत प्रकाश। इसमें कितने परिच्छेद हैं? 12। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। किसको पाणिनि माना जाता है? प्राकृत का हेमचंद्र जी को। इन्होंने प्राकृत व्याकरण नाम ग्रंथ लिखा है। प्राकृत भाषा के 5 मुख्य भेद माने गए हैं। सौरसेनी, इसमें कौन कौन सी बोलियाँ आती? मथुरा, सुरसेन कहाँ कहाँ बोली जाती है? पैसाची, उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है। अर्धमागधी, मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र का। मागधी, मगध के आसपास के क्षेत्रों का। कितने हैं प्राकृत भाषा? 5। सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। अब देखते हैं तीसरा है अभ्रंश। इसके अन्य नाम है मित्रों अवहट, अवहट, देश भाषा, देसी भाषा, विभष्ट, आभिर, अवहंस, पटमंजरी, अवहट। शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ अर्थात अभ्रंश का अर्थ हुआ बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? विभ्रष्ट। इसका नाम है अपभ्रंश का एक और नाम। अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। आधुनिक आर्य भाषाओं की काशी इसी अपभ्रंश में हुआ है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को
कोड़ भाषा भी कहा है। किसने? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को कोड़ भाषा भी कहा है। आचार्य दंडी ने काव्य आदर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। सभी को याद रखेगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपभ्रंश का आरंभ उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा को उद्यम का विकास 700 ईसा पूर्व में बताया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की विकास में अपभ्रंश का योगदान 700 ईसा पूर्व। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईसा के पूर्व। प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो उस पंडितों को अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश को प्राकृत, आधुनिक, भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना गया है। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में लगभग 12वीं सदी तक है। अपभ्रंश भाषा के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित है। कौन कौन से? सौरसेनी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पैसाची पंजाबी, लहंदा, ब्रांचड़ सिंधी लोग बोलते हैं, खस पहाड़ी, महाराष्ट्री मराठी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में, मागधी बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। हिंदी और अपभ्रंश का संबंध। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं सदी तक होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईसा से हुआ ऐसा मानना तर्कसंगत होगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, जबकि अपभ्रंश योगात्मक भाषा थी। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया, जबकि तत्कालीन बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा गया। वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। किन्होंने ग्राम भाषा कहा है अपभ्रंश को? वाग्भट और हेमचंद्र ने। अपभ्रंश के भेदों में खस अपभ्रंश की कल्पना डॉक्टर चटर्जी ने की है। प्राकृताभास, पुरानी हिंदी, देसिल बनियों, अवहट। अपभ्रंश से प्रभावित, अवहट से प्रभावित, अपभ्रंश से व अवहट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को ही हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल कहा जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से निम्न क्रमानुसार हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। देखते हैं, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी या फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली, हिंदी। उसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशित चूर्णी में प्रथम बार मिला है। इसको याद रखिएगा मित्रों कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। नूर मोहम्मद, हिंदू मग पर पाँव न राखो कर जो बहुत हिंदी भाख्यो। हिंदी के नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। मुख्य बिंदु देखते हैं मित्रों। अपभ्रंश के प्रथम प्रबंध काव्य कौन है? भवित्यत कथा। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू, अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं। नेमिनाथ के चरित्र पर अपभ्रंश का प्रथम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चरित्र। अपभ्रंश का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? पौम चरयु, स्वयंभू द्वारा लिखा गया है। स्वयंभू की प्रथम रचना है पौमचरु अथवा रामायण। याद रखिएगा, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि एवं रचना स्वयंभू हरिवंश पुराण है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। राजस्थान को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख मिलता है नेमिनाथ चौपौ, विनय चंद्र सूरी। मार्कंडेय और अन्य आचार्यों ने अपभ्रंश के 3 रूप माने हैं। किन्होंने? मार्कंडेय और अन्य आचार्यों ने। कौन कौन से? नागर, उपनागर, ब्रांचड़। नागर गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है, ब्रांचड़ सिंधी की बोली है। इस प्रकार अपभ्रंश आभीर, गुर्जर आदि जातियों के देश की भाषा थी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी आदि भाषा विदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। आइए अवहट भाषा के बारे में देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। अवहट काल सन 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक निश्चित किया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। इस दृष्टि से यह भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जा सकती है। भाषा परिवर्तनशील है। कोई भाषा जब साहित्य का माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के रूप में बन जाती है, जब वह जनभाषा से दूर हो जाती है, अपभ्रंश की भी यही गति हुई।
अवहट भाषा को ही परिवर्ती अभ्रंश, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? अवहट भाषा को ही परिवर्ती अभ्रंश, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। अभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को अवहट कहा गया है। याद रखिएगा सभी को, अभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को अवहट कहा गया है। 11वीं से लेकर 14वीं के अभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा का अवहट कहा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। प्राकृत पेंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट माना है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान अदम्माण ने भी अवहट को उल्लेख किया है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। मिथिला की विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता की भाषा को अवहट माना है। पुरानी हिंदी से तात्पर्य अभ्रंश से विकसित अवहट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए और मानक साहित्यिक रूप के बीच की भाषा एवं साहित्य से है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी में लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के अभ्रंश की प्रधानता रही और वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। पुरानी हिंदी गुलेरी की देन है। उन्होंने पहली बार घोषित किया कि अभ्रंश पुरानी हिंदी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचंद्र द्वारा उद्धृत दोहों की भाषा को सरसोनी पर आधारित अभ्रंश या पुरानी हिंदी माना है। उनका रचनाकाल 972 से 1142 ईस्वी निर्धारित किया है। गुलेरी जी राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि 10वीं सदी के अंतिम चरण मानते हैं। गुलेरी जी राजा मुंज को पुरानी हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। 10वीं सदी के आसपास नव्य भारतीय भाषाओं को उदय माना गया है। 8वीं-9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ विद्वानों के अनुसार जैन कवि पुष्यदंत हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? पुष्यदंत। परंतु उनकी कृति तिसंटी महापुरुषर गुणालंकार की भाषा निसंदेह अभ्रंश है। पौम चरऊ में महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने अमीर खुसरो के शायरी से प्राप्त होते हैं। मुख्य बिंदु है। और प्रारंभिक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? चंदायन। सभी इंपॉर्टेंट है। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी या अभ्रंश कहा है। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज 11वीं सदी के आरंभ में अदम्माण ने अपनी भाषा का अवहट कहा। अभ्रंश के लिए अवहट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? अदम्माण है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। रामचंद्र शुक्ल और राहुल संस्कृतायन ने उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को हिंदी माना। प्रारंभिक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चंदायन गोपाल राय के अनुसार 1389 में। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। शुक्ल जी ने भारतीय हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी या अभ्रंश कहा है। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज हैं। 11वीं सदी के आरंभ में अदम्माण ने अपनी भाषा को अवहट कहा। अभ्रंश के लिए अवहट शब्द का प्रयोग करने वाला अदम्माण है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक को अवहट कहा। रामचंद्र शुक्ल राहुल संस्कृतायन ने उत्तर अभ्रंश की रचनाओं को हिंदी माना। गुलेरी जी की पुरानी हिंदी की अवधारणा को पुष्ट करने वाले इतिहासकार राहुल संस्कृतायन है, जो हिंदी काव्यधारा। महापुराण में पुष्पदंत ने अपनी भाषा का अवहंस कहा है। किसने? महापुराण में पुष्पदंत ने अपनी भाषा को अवहंस कहा। नामवर ने परवर्ती अभ्रंश को अवहट कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख चुके हैं मित्रों। जो यूजीसी नेट के सिलेबस इकाई 1 की है, जिसमें दिया गया हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में हमने बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं।